हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं अर्जुन सारथी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल, जिस पर मैं अंकित तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 5 मार्च 2026 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, जो एमसीक्यू के माध्यम से रहेंगे। आज की क्लास चम्मिल के वीरों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी। इस करंट अफेयर्स की वीडियो से हम टारगेट एग्जाम कर रहे हैं, एसएससी, जीडी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आर्मी 2026, एमपीटेट 2026। तो दोस्तों, आज का कंटेंट आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा और चम्मिल के वीरों के लिए अग्निवीर डोज भी है आज की क्लास में। तो दोस्तों, पहले प्रश्न की ओर चलते। पहला प्रश्न है दोस्तों, 2 मार्च 2026 को भारत जापान के व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के तहत, कौन से समझौते के तहत? व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के तहत 7वीं संयुक्त समिति की बैठक की सह अध्यक्षता भारत सरकार के वाणिज्य सचिव ने की। वह कौन है? यानी कि जो वाणिज्य सचिव है वह कौन है? उन्होंने जो भारत जापान की जो 7वीं संयुक्त समिति की बैठक हुई उसकी सह अध्यक्षता की। ऑप्शन ए राजेश अग्रवाल है, ऑप्शन बी अजय सेठ हैं, ऑप्शन सी राजेश कुमार सिंह हैं, ऑप्शन डी अनुराधा ठाकुर हैं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर बनता है ऑप्शन ए। भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग सचिव राजेश अग्रवाल है। कौन है? राजेश अग्रवाल। तो 2 मार्च, जो ये न्यूज है 4 मार्च 2026 की पीआईबी दिल्ली से ली गई है। भारत सरकार के वाणिज्य विभाग सचिव कौन है? श्री राजेश अग्रवाल जी हैं, जिन्होंने 2 मार्च 2026 को जापान के टोक्यो में आयोजित की गई बैठक की सह अध्यक्षता की। कौन सी बैठक थी? भारत जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते सीईपीए के अंतर्गत 7वीं संयुक्त समिति की बैठक की सह अध्यक्षता की। कहाँ आयोजित हुई थी? टोक्यो। ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। हम बात करते हैं इससे संबंधित कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट, जैसे राजेश अग्रवाल कौन है? वाणिज्य उद्योग सचिव। बात करें अजय सेठ वित्त सचिव हैं। राजेश कुमार सिंह कौन है? रक्षा सचिव। और अनुराधा ठाकुर कौन है? अनुराधा ठाकुर कौन है? आर्थिक मामलों की सचिव है। आर्थिक मामलों की सचिव कौन है? अनुराधा ठाकुर। रक्षा सचिव राजेश कुमार, वित्त सचिव अजय सेठ और वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल। चम्मिल के वीरों, एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व व्यापार संगठन की डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी काठमांडू। ये अग्निवीरों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, उन संगठन और उनके मुख्यालय। तो आप बता सकते हो विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी काठमांडू। तो दोस्तों, आप इसका सही उत्तर दे सकते हैं ऑप्शन ए, जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है। हम बात करते हैं पेरिस, न्यूयॉर्क, काठमांडू, इनमें किन किन संगठनों का मुख्यालय है, तो अगले जाते हैं। बात करें संगठन और मुख्यालय, तो डब्ल्यूटीओ यानी कि विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म कहाँ है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। डब्ल्यूएचओ विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जिनेवा। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा। तो बात करें डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ, विश्व मौसम विज्ञान संगठन और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। तो जिनेवा में किन किन संगठनों का मुख्यालय है? तो हमारे साथ बोलो, डब्ल्यूटीओ जिनेवा, विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जिनेवा, डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय जिनेवा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन जिनेवा और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन जिनेवा। तो बात करें डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। तो न्यूयॉर्क में 2 इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके पेपर में आ सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। और यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। बात करें यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। और सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू, यूनेस्को पेरिस, यूनिसेफ न्यूयॉर्क, संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन
विश्व मौसम विज्ञान संगठन WHO WTO का मुख्यालय जिनेवा में। अग्निवीरों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। अगले प्रश्न को चलते दोस्तों। अगला प्रश्न है फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए एम्स्टर्डम, ऑप्शन बी बैंकॉक, ऑप्शन सी हेलसिंकी, ऑप्शन डी काठमांडू। तो दोस्तों इसका सही उत्तर बनता है ऑप्शन सी हेलसिंकी में इसका मुख्यालय है। फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? हेलसिंकी। बात करें एम्स्टर्डम, बैंकॉक और काठमांडू, ये किस देश की राजधानी है? तो आप अगली स्लाइड हो जाते हैं। अगली स्लाइड में नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। नेपाल की मुद्रा क्या है? रुपया। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू, मुद्रा क्या है? रुपया। बात करें नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम और मुद्रा का है यूरो। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी और मुद्रा का है यूरो। बोत्सवाना, गैबरोन और पूला, बोत्सवाना की राजधानी का है? गैबरोन और मुद्रा क्या है? पूला। थाईलैंड की बैंकॉक और मुद्रा का है? थाई वेत। बात करें बोत्सवाना से, हाल ही में मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 9 चीतों को छोड़ा गया है हाल ही में अभी। तो बोत्सवाना से 9 चीतों को लाया गया है। इस प्रकार हम हमारे देश में 3 देशों से चीते लाए जा चुके हैं जिनकी कुल संख्या 29 है। इस प्रकार हमारे भारत में अभी तक कुल 48 चीतों की संख्या हो चुकी है। हमारे देश में कुल कितने चीते हो चुके हैं? 48। पिछले न्यूज में हमने फरवरी के महीने में एक न्यूज और आई थी जिसमें कितने हो गए थे? 38 हो गए थे। इस प्रकार वो कितने हो गए? 48 सॉरी। तो बात करें नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। नेपाल की मुद्रा क्या है? रुपया। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम, मुद्रा का है यूरो। फिनलैंड की हेलसिंकी और मुद्रा का है यूरो। बोत्सवाना, गैबरोन, पूला। थाईलैंड, बैंकॉक, वैत। अब हम बात करेंगे फिनलैंड के मुख्यमंत्री हाल ही में भारत की यात्रा पर आए थे, तो वहां प्रधानमंत्री जी ने इनका स्वागत किया। तो फिनलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? अलेक्जेंडर स्टब कहाँ के प्रधानमंत्री है? फिनलैंड के। मोस्ट इंपोर्टेंट है अग्निवीरों के लिए। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, मुद्रा यूरो और इसके प्रधानमंत्री कौन है? अलेक्जेंडर स्टब। फिनलैंड अलेक्जेंडर स्टब। नेपाल काठमांडू, रुपया। नीदरलैंड एम्स्टर्डम यूरो। फिनलैंड हेलसिंकी यूरो और अलेक्जेंडर स्टब। बोत्सवाना, गैबरोन, पूला। थाईलैंड, बैंकॉक, वैत। आगे चलते दोस्तों। अगला प्रश्न है शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 1 मार्च, ऑप्शन बी 28 मार्च, सॉरी, ऑप्शन ए 1 मार्च, ऑप्शन बी 28 फरवरी, ऑप्शन सी 3 मार्च, ऑप्शन डी 4 मार्च। तो दोस्तों इसका सही उत्तर बनता है ऑप्शन ए। शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1 मार्च 2014 में यूएनओ की द्वारा घोषित किया गया था। इसे पहली बार 2014 में मनाया गया था। शून्य भेदभाव दिवस को कब मनाया गया था? 1 मार्च 2014 में पहली बार। बात कर रहे हैं 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता? 3 मार्च को कौन सा दिवस मनाया? 4 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता? बात करें 28 फरवरी को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। शून्य भेदभाव दिवस पहली बार 1 मार्च 2014 में मनाया गया था। हम बात करते हैं कि 1 मार्च को हम शून्य भेदभाव दिवस मनाते हैं। 1 मार्च को एक दिवस और मनाते हैं, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। मोस्ट इंपोर्टेंट अग्निवीर के लिए विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता? 1 मार्च। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता? 1 मार्च। 3 मार्च को हम विश्व वन्य जीव दिवस मनाते हैं। 3 मार्च को हम विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च। विश्व श्रवण दिवस 3 मार्च। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 28 फरवरी को विश्व विज्ञान दिवस और 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस। बात करें 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस। तो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बनते हैं 20 फरवरी, 28 फरवरी, 1 मार्च, 3 मार्च और 4 मार्च। जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। बात करें शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च। शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च। विश्व, हमारे साथ बोलो, शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च। विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस 3 मार्च। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च। 28 फरवरी को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 27 फरवरी विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है। 20 फरवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व सामाजिक न्याय दिवस। विश्व सामाजिक न्याय के लिए हम कब लड़ते हैं? 20 फरवरी को लड़ते हैं। विश्व सामाजिक न्याय के लिए हम कब लड़ते हैं? 20 फरवरी को। विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है? 27 फरवरी को। विश्व विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। मोस्ट इंपोर्टेंट। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को। विश्व श्रवण दिवस 3 मार्च को। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च। 1 मार्च को 2 दिवस मनाया जाता है, शून्य भेदभाव दिवस और नागरिक सुरक्षा दिवस। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च। तो 1 मार्च शून्य भेदभाव दिवस
और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और 3 मार्च को एक और दिवस मनाते हैं विश्व श्रवण दिवस। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 28 फरवरी को विश्व विज्ञान दिवस, 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस और 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस। तो दोस्तों आप मेरे पर डे 8 बजे रात को 8 बजे वीडियो आपको मिला करेगी, इसमें आप पर डे देखना, आपको वैसे ही कुछ चीजें याद हो जाएंगी। 4-5 टॉपिक आपके इस वीडियो से ही खत्म हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलो, आपको याद भी हो जाएंगे। केवल आपको मेरे साथ पढ़ना है और मेरे साथ ही बोलना है इसको, और जो जरूरी इंपोर्टेंट चीजें उनको नोट करना है। और इसकी आप पीडीएफ पाना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल अर्जुन सारथी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुलमिगी कौन सा है? प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने अरुलमिगु सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। यह मंदिर किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में है? ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में। तो दोस्तों बताओ, प्रधानमंत्री जी ने, एक सीधी सी बात है, प्रधानमंत्री जी ने एक मंदिर, तो प्रधानमंत्री जी को छोड़ दो आप, तो ये तो यार इतना याद करो कि अरुलमिगु सुब्रमण्यम मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों आप इसका सही आंसर दे रहे हो, अगर बी की ओर जा रहा है तो बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तमिलनाडु में। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी सुब्रमण्यम मंदिर तमिलनाडु के मदुरई जिले में, ये कहा है? मदुरई में अरुलमिगु सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर की पूजा अर्चना की। ये कहाँ है? तमिलनाडु। हम बात कर रहे हैं केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। बात करें भारत में 9 तटीय देश हैं जो समुद्री सीमा को छूते हैं। कौन से? 9। भारत के 9 राज्यों में कौन कौन से आगे अपन पढ़ेंगे? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये तो 4 हैं, 5 और हैं। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, 4 ऐसे राज्य हैं जो भारत की तटीय सीमा से सटे हुए, मतलब कि तटीय सीमा से चिपके हैं, तटीय सीमा से लगे हुए हैं। कौन से? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। 5 और कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, और एक और कौन सा बचा बताओ? उड़ीसा। इस प्रकार 9 है। तो अब बात करते हैं इनके बारे में। तो प्रधानमंत्री जी ने मदुरई के तिरुपरन्कुद्रम में अरुलमिगु सुब्रमण्यम मंदिर है। मदुरई के किस स्थान पर है? तिरुपरन्कुद्रम स्थान पर है अरुलमिगु सुब्रमण्यम मंदिर। कहाँ है? तमिलनाडु। बात करें पूर्वी तट पर, जो पूर्वी क्षेत्र है, पूर्व की साइड, उसमें 4 राज्य हैं जो बंगाल की खाड़ी से सटे हुए हैं। वो कौन कौन से? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये पूर्वी तटीय क्षेत्र से मिलते हैं। पूर्वी तटीय क्षेत्र भारत के पूर्वी तट रेखा से साझा होते हैं, तटीय समुद्री से। तो कौन से? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। बात करें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम.के. स्टालिन, आर.एन. रवि। मैं आपको एक साथ 2-3 टॉपिक लेके चल रहा हूं, तो आपको क्वेश्चन आ जाएगा भारत में कितने राज्य तटीय रेखा को छूते? तो कुल 9। अब बात करें पश्चिमी तटीय क्षेत्र में कितने राज्य? 5। और पूर्वी में, पश्चिमी में कितने? 5 और पूर्वी में कितने? 4। अब पूर्वी तट की हम बात करें तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। अब हम इनके साथ इनके सीएम और गवर्नर को भी याद करते चल रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम.के. स्टालिन। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? आर.एन. रवि। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और गवर्नर कौन है? एस अब्दुल नजीर। बात करें उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन? मोहन चरण मांझी, हरिबाबू कम्मम पति। बात करें पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी, सीवी आनंद बोस। तो आपको तो वैसे अगर हम मेरी पर डे वीडियो से जुड़ेंगे तो आपको वैसे याद हो जाएंगे, घर से अलग से आपको याद नहीं करना पड़ेगा। इतनी मैं आपको गारंटी देता हूँ। 3 से 4 दिन आप पर डे 8 बजे मेरी वीडियो को देखिएगा तो आपको लगेगा कि आपको चीजें वैसे ही याद हो रही हैं कि आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, इतनी बार रिवीजन होगा आपका। तो एक साथ हमारे साथ बोलो, पूर्वी तटरेखा से समुद्री पूर्वी तटीय क्षेत्र में कितने राज्य छूते हैं भारत को? भारत के कितने राज्य होते हैं? 4। कौन से? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। हम बात करें पश्चिमी क्षेत्र में 5 है। पश्चिमी तटरेखा से कितने राज्य लगे हुए हैं? 5। कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये 5 है। तो अब ये पूर्वी क्षेत्र ये हो गए और ये है। अब पश्चिमी क्षेत्र देखो,
पश्चिमी तट पांच राज्य हैं, वो किस सागर से छुए हैं? अरब सागर से। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। यानी कि मुख्यमंत्री और सीएम, गवर्नर भी देख लो। तो गुजरात के भूपेंद्र पटेल सीएम है और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, आचार्य देवव्रत अतिरिक्त प्रभार। गोवा प्रमोद सावंत, पुष्पति अशोक गजपत राजू। कर्नाटक सिद्धारमैया, थावरचंद गहलोत। केरल पिनाराई विजयन, राजेंद्र अरलेकर। भारत के 9 तटीय राज्य हैं। कितने? 9। कौन कौन से बोला वहां तक? पश्चिमी तट से कितने राज्य छूते? 5। कौन कौन? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। अब बात करें पूर्वी क्षेत्र में 4 छूते। कौन कौन से? तमिलनाडु, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। ऐसे आप इनको याद कर सकते हैं। मैं आपको वैसे ही याद करवा दूंगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले प्रश्न को चलते दोस्तों। अगला प्रश्न 28 फरवरी से 1 मार्च तक आयोजित उत्तर क्षेत्रीय समीक्षा बैठक का उद्घाटन किसने किया? 28 फरवरी से 1 फरवरी तक आयोजित उत्तर क्षेत्रीय समीक्षा बैठक का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए वंदना गुप्ता, ऑप्शन बी टीसीए कल्याणी, ऑप्शन सी सुनेत्रा पवार, ऑप्शन डी उमा भारती। तो दोस्तों अगर आप करंट अफेयर किसी भी चैनल से पढ़ते होंगे तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर बनता है ऑप्शन ए। वंदना गुप्ता ने 28 से 1 फरवरी तक चलने वाले आयोजित होने वाले उत्तर क्षेत्रीय समीक्षा बैठक का उद्घाटन किया था। अब बात करें टीसीए कल्याणी कौन है, सुनेत्रा पवार कौन है, उमा भारती कौन है, ये वंदना गुप्ता कौन है? तो बात करें वंदना गुप्ता। वंदना गुप्ता भारत सरकार के संचार महालेखा नियंत्रक है और टीसीए कल्याणी कौन है? भारत की महालेखा नियंत्रक मतलब सीजीए। तो आप इनके अंतर देखिएगा क्या है। बात करें महानियंत्रक संचार लेखा श्रीमती वंदना गुप्ता ने उत्तर क्षेत्रीय समीक्षा बैठक का उद्घाटन किया। ऐसे याद रखना केवल कौन से वालों को जो ग्रुप डी और एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और आर्मी जीडी या वनडे एग्जाम जो नॉर्मल जीडी है बीएसएफ के लिए पढ़ रहे हैं तो आप इनको याद रखोगे। किसने? वंदना गुप्ता कौन है, टीसीए कल्याणी, सुनेत्रा पवार कौन है, उमा भारती कौन है, ऐसे। तो अब हम बात करते हैं इनके बारे में। तो ये न्यूज कब की? 1 मार्च 2026 की है। पीआईबी दिल्ली से उठाई। महानियंत्रक संचार लेखा सीजीए श्रीमती वंदना गुप्ता ने उत्तर क्षेत्र में फील्ड इकाइयों के परिचालन और दक्षता मूल्यांकन और उसे सुव्यवस्थित प्रबंधन करने के लिए उत्तरी क्षेत्र समीक्षा बैठक का आधिकारिक तौर पर उद्घाटन किया। बात ये कब से कब तक चला? 28 फरवरी 2026 से 1 मार्च 2026 तक आयोजित इस समीक्षा बैठक में संचार लेखा नियंत्रक सीजीए के 8 कार्यालय शामिल थे। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश पूर्व, उत्तर प्रदेश पश्चिम और तथा दिल्ली ये शामिल थे। हम बात करते कि ये कौन है। तो उमा भारती कौन है? मध्य प्रदेश की प्रथम महिला सीएम है। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला सीएम कौन है? उमा भारती। मध्य प्रदेश के प्रथम सीएम कौन थे? पुरुष कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। सुनेत्रा पवार कौन है? महाराष्ट्र की प्रथम महिला वाइस सीएम मतलब उप मुख्यमंत्री कौन है? सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की प्रथम महिला। टीसीए कल्याणी भारत की महालेखा नियंत्रक है। टीसीए कल्याणी कौन है? भारत की महालेखा नियंत्रक सीजीए है। लेकिन वंदना गुप्ता कौन है? महानियंत्रक संचार लेखा नियंत्रक है। ये भारत की महालेखा नियंत्रक। सुनो, भारत की महालेखा नियंत्रक की बात करें यानी कि सीजीए की तो टीसीए कल्याणी, और बात करें महालेखा नियंत्रक संचार लेखा कौन है? सीजीसीए कौन है? वंदना गुप्ता। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कंफ्यूजन वाला सवाल है आपके लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ग्रुप डी एसएससी जीडी एनटीपीसी और आर्मी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। वंदना गुप्ता कौन है? महानियंत्रक संचार लेखा और टीसीए कल्याण कौन है? भारत की महालेखा नियंत्रक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में बन सकता है दोस्तों। मेरे अनुभव से, मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा लेकिन आ सकता है आपके। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1 मार्च 2026 को नौसेना आयुध महानिदेशक यानी कि DGONA 1 मार्च 2026 को नौसेना आयुध महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? ऑप्शन ए राजेश अग्रवाल, ऑप्शन बी अजय सेठ, ऑप्शन सी दिवाकर जैन, ऑप्शन डी बीपी सिंह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर बनता है ऑप्शन डी। बीपी सिंह ने 1 मार्च 2026 को नौसेना के आयुध महानिदेशक के रूप में कार्यभार। इन्होंने दिवाकर जयंत का स्थान लिया है जो 28 फरवरी 2026 को रिटायर सेवानिवृत्त हुए थे।
अब हम बात करते हैं न्यूज। एक ग्रेड किया है तो आपको बता ही चुके। ये न्यूज 2 मार्च पीआईबी दिल्ली से उठाई गई। श्री बीपी सिंह ने 1 मार्च 2026 को नई दिल्ली स्थित नौसेना मुख्यालय में नौसेना आयुध महानिदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण की। भारतीय नौसेना आयुध सेवा INS के 1994 के अधिकारी बीपी सिंह ने श्री दिवाकर जयंत का स्थान लिया, जो राष्ट्र की विशिष्ट सेवा के पश्चात 28 फरवरी 2026 को सेवानिवृत्त हुए। जो ये डाटा मैंने आपको बताया, ये ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। पूरा आपको ऐसे ही आएगा। उसके बाद इसमें से कुछ ना कुछ एक चीज हटा के आपसे पूछ लिया जाएगा, तो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ग्रुप डी के लिए और एनटीपीसी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाली न्यूज। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते दोस्तों। अगला प्रश्न है, राजस्थान के माउंट आबू का नाम बदलकर क्या होगा? हाल ही में राजस्थान के जो सीएम है उन्होंने राजस्थान के माउंट आबू का नाम बदलने की घोषणा की। उसका नाम क्या होगा? ऑप्शन ए कामबन, ऑप्शन बी आबूराज, ऑप्शन सी यज्ञपुर, ऑप्शन डी जहाजपुर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर बनता है माउंट आबू का। यदि आप दैनिक भास्कर की न्यूज पढ़ते होंगे तो इसको आप सरलता से इसका आंसर दे सकते हैं। ये मैंने न्यूज दैनिक भास्कर से उठाई है। तो राजस्थान के माउंट आबू का नाम बदलकर अब क्या हो गया है? आबूराज हो गया है। ऑप्शन बी, राजस्थान के माउंट आबू का नाम बदलकर अब होगा आबूराज। बात करें कामबन, यज्ञपुर और जहाजपुर, इनका भी नाम बदल गया है। तीन शहरों का नाम बदला गया है। वो कौन कौन से वो आगे आपको बताते हैं। बात करें माउंट आबू का नाम, नया नाम क्या होगा? आबूराज। बात करें कामा का नाम क्या होगा? कामबन। जहाजपुर का नाम होगा यज्ञपुर। और केरल का भी नाम चेंज हो रहा है। तो केरल का नया नाम क्या होगा? केरलम। तो बात करें माउंट आबू, आबूराज को, माउंट आबू को अब किस नाम से जाना जाएगा? आबूराज के नाम से। कामा को अब किस नाम से जाना है? कामबन। और जहाजपुर को यज्ञपुर से। आपको यह पूछा जा सकता है कि यज्ञपुर है किस राज्य में? तो राजस्थान में। कामा या कामबन किस राज्य में? कामबन मतलब कि कहाँ है? राजस्थान में। माउंट आबू या आबूराज कहाँ है? राजस्थान में। तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। अगले प्रश्न को चलते दोस्तों। अगला प्रश्न, आंध्र हाई कोर्ट की प्रथम महिला चीफ जस्टिस कौन बनेगी? आंध्र हाई कोर्ट की प्रथम महिला चीफ जस्टिस कौन बनेगी? ऑप्शन ए वंदना गुप्ता, ऑप्शन सी टीसीए कल्याणी, ऑप्शन सी लीसा गिल, ऑप्शन डी उमा भारती। तो दोस्तों आप पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इसका आंसर आप जा रहे होंगे सीधे सी की ओर। तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश की प्रथम महिला चीफ जस्टिस कौन बनेंगे? अब लीसा गिल। अगले प्रश्न को चलते दोस्तों। अगला प्रश्न, दुनिया की सबसे पहली लिखने की प्रणाली क्यूनिफॉर्म निम्न में से किस सभ्यता से शुरू हुई थी? इसका आंसर मैंने पहले ही आपको दे दिया है, हटा नहीं पाया हूं, ऐड नहीं कर पाया हूं। तो दोस्तों इस दुनिया की सबसे पहली लिखने की प्रणाली यूनिफॉर्म को सुमेरियन सभ्यता ने शुरू किया था। ये न्यूज मैंने दैनिक भास्कर न्यूज से उठाई है। तो दोस्तों आज की न्यूज आएगा, आपको वीडियो ऐसे ओरिएंटेड क्वेश्चन चाहिए और प्रत्येक दिन आपको रात 8 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो मिलेगी। ये वीडियो पर डे 8 बजे आपको मिलेगी। तो आप पर डे इस वीडियो को देख सकते हो और कंटेंट आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। और प्रत्येक दिन इस वीडियो को देखने के लिए हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है अर्जुन सारथी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करें, पसंद आए तो लाइक करें या ना करें, अगर बस आप सफल हो जाएं। हमारा यही पर्पस है, उद्देश्य है कि आप कैसे भी सफल हो जाए। मेहनत आपकी रहेगी, मार्गदर्शन हमारा रहेगा, यानी कि आपका अर्जुन सारथी इंस्टीट्यूट का रहेगा। मेहनत आपकी और मार्गदर्शन किसका रहेगा? अर्जुन सारथी इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों धन्यवाद। आज की करंट अफेयर का यही अंत है। और इस तरह के वीडियो को मैं पहले ही बता चुका कि यदि आप इस पूरी वीडियो की पीडीएफ पाना चाहते हो, हमारे चैनल अर्जुन सारथी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल, यानी कि यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब ज्वाइन करें पीडीएफ पाने के लिए। और पर डे जोड़ने के लिए हमारे 8 बजे आप इस वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।